लास्ट लेक्चर में हमने बेसिडियम की संरचना देखी, उसके बाद बेसिडियम का विकास किस प्रकार से होता है ये हमने देखा, और विभिन्न प्रकार की जो बेसिडियम होती है वो हमने देखी। इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो बेसिडियो बीजाणु है वो बेसिडियम से अलग हो जाता है और जमीन पर आ जाता है। अब उसके बाद ये जो बेसिडियो बीजाणु है उसका अंकुरण होता है। अब ये अंकुरण कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग अगर एक बेसिडियो बीजाणु की बात करें तो ये एक एगोनित संरचना है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो इसके बाहर की तरफ दो भित्तियां होती हैं। बाहरी जो भित्ति है वो एक्साइन कहलाती है और अंदर वाली भित्ति को इंटाइन बोलते हैं। और इसके अंदर एक एगोनित केंद्रक होता है जिसको जो कि एगोनित होता है, केंद्रक जो है बिल्कुल केंद्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, जब इसका अंकुरण होता है तो जो इंटाइन अंत्य भित्ति होती है इसकी, वो एक अंकुरण नाल के रूप में बाहर निकलती है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं बहुत सारे, और साथ में ये जो अंकुरण नाल है ये लंबी होती जाती है और साथ में इसमें केंद्रक और पट्ट निर्माण जो है वो होता जाता है, जिससे क्या होता है एक केंद्रकीय कोशिकाओं युक्त एक कवक तंतु बन जाता है जिसको प्राथमिक कवक तंतु के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे कवक तंतुओं का एक जाल बन जाता है जिसको हम प्राथमिक कवक जाल कहते हैं। तो इस प्रकार से बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से प्राथमिक कवक जाल का निर्माण होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा लैंगिक फलन। तो कवकों में जब लैंगिक जनन पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात फिर फलनुमा संरचनाओं का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को लैंगिक फलन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो फलन काय बनती हैं ये दो वर्गों के अंदर बनेंगी, एक तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग में और दूसरी बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में। एस्कोमाइसिटीज वर्ग में इस फलन काय का नाम है एस्कोकार्प और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में इसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्कोकार्प की। तो एस्कोकार्प हमें देखने को मिलती है एस्कोमाइसिटीज जो वर्ग है इसके कवकों में इसका निर्माण होता है। अब इसकी संरचना की अगर अपने बात करें तो इसकी अगर एक भाग की संरचना देखें आंतरिक, तो उसमें हमें ये संरचना जो है वो दिखाई देती है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ हमें एक परत दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं हाइमेनियम। अब हाइमेनियम जो है इसमें दो घटक होते हैं, एक घटक कहलाता है एस्कस। तो बहुत सारे एस्कस एक परत के रूप में उपस्थित होते हैं और इनके बीच बीच में बंध्य कवक तंतु होते हैं जिनको हम पैराफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो पैराफाइसिस और एस्कस दोनों मिलकर एक उर्वर परत का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइमेनियम। अब इस हाइमेनियम के नीचे की तरफ कवक तंतुओं की एक ढीली परत होती है। ये कवक तंतु बंध्य होते हैं और इस परत को सब हाइमेनियम के नाम से जाना जाता है। तो सब हाइमेनियम जो है ये एक बंध्य परत है। तो इस तरह से ये जो पैराफाइसिस हमने अभी देखे यहाँ पे, ये पैराफाइसिस क्या है? बंध्य कवक तंतु हैं जो नमी प्रदान करने का काम करते हैं। तो एस्कस प्लस पैराफाइसिस इन दोनों के मिलने से एक उर्वर परत का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं हाइमेनियम, जबकि जो सब हाइमेनियम है ये एक बंध्य परत है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एस्कोकार्प जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः 4 प्रकार की एस्कोकार्प जो है वो हमें एस्कोमाइसिटीज वर्ग के विभिन्न कवकों में देखने को मिलती है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रकार इसमें आता है क्लिस्टोथैसियम। तो क्लिस्टोथैसियम जो है वो पूर्णतया बंद होती है। बंद होने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी खुला हुआ द्वार जो है वो नहीं होता है जहां से एस्को बीजाणु बाहर निकल सके। तो अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये गोलाकार होती है, बिल्कुल जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। ये बिल्कुल गोलाकार संरचना है जिसमें सबसे बाहर वाली जो परत है जो सुरक्षा का कार्य करती है उसको हम नाम देते हैं पेरिडियम। पेरिडियम के नीचे की तरफ जो कवक तंतु हैं वो ढीली परत का निर्माण करते हैं जिसको हम सब हाइमेनियम के नाम से जानते हैं, जो कि एक बंध्य परत है। उसके बाद फिर इसके अंदर की तरफ एक उर्वर परत होती है जिसको हम हाइमेनियम कहते हैं और हाइमेनियम के अंदर बहुत सारे एस्कस होते हैं और बीच बीच में बंध्य कवक तंतु होते हैं जिनको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। तो ये संरचना होती है क्लिस्टोथैसियम की। तो क्लिस्टोथैसियम हमें किस में देखने को मिलती है? तो एक उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में क्लिस्टोथैसियम बनती है लैंगिक जनन के पश्चात। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है पेरिथैसियम। तो पेरिथैसियम जो है ये फ्लास्क नुमा संरचना है। जिस तरह से फ्लास्क होता है उसके एक सिरे पर उसका द्वार होता है, उसी तरह से पेरिथैसियम का जो एक सिरा है वो खुला हुआ होता है, उसके एक सिरे पर छिद्र होता है। तो एक सिरे पर से ये खुली हुई होती है या छिद्र होता है
जहां से एस्को बीजाणु जो है वो बाहर निकल सकते हैं। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये एक फ्लास्कनुमा संरचना है। सबसे बाहरी परत जो है उसको पेरिडियम के नाम से जाना जाता है, और ये जो पेरिडियम है वो एक सिरे पर अनुपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल। तो ये जो छिद्र आपको दिख रहा है इसको ऑस्टियोल के नाम से जाना जाता है। अब इस पेरिडियम के नीचे की तरफ एक परत होती है जिसमें ढीले कवक तंतु, बंध्य कवक तंतु जो है वो एक ढीली परत का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं सब हेमेनियम, जो कि एक बंध्य परत है। और सब हेमेनियम के नीचे की तरफ एक उर्वर परत होती है जिसको हम हाइमेनियम के नाम से जानते हैं। अब इस हाइमेनियम में दो घटक होते हैं, एक तो होता है एस्कस और दूसरा होता है पैराफाइसिस। तो इन दोनों के मिलने से एक उर्वर परत हाइमेनियम का निर्माण होता है। तो ये संरचना है पेरिथेसियम की। पेरिथेसियम हमें किसमें देखने को मिलता है? तो एक कवक का उदाहरण आपको ध्यान में रखना है जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। तो इसमें लैंगिक जनन के पश्चात पेरिथेसियम प्रकार का एस्कोकार्प बनता है। तीसरा प्रकार आता है एपोथेसियम। तो एपोथेसियम की अगर अपने आकृति की बात करें तो ये कप नुमा होती है। जिस तरह से एक चाय का कप होता है, उसका एक सिरा पूरी तरह से खुला हुआ होता है जबकि दूसरा सिरा पूरी तरह से बंद होता है, बिल्कुल वैसी ही संरचना हमें एपोथेसियम की देखने को मिलती है। तो इसका एक सिरा जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ होता है। एपोथेसियम हमें देखने को मिलती है एक कवक के अंदर जिसका नाम है पेजाइजा। तो पेजाइजा में लैंगिक जनन के पश्चात एपोथेसियम प्रकार का एस्कोकार्प बनता है। अब अगर एपोथेसियम की संरचना अगर अपने देखें तो इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल कप नुमा संरचना यहाँ पर बन रही है, और सबसे बाहरी परत इसमें पेरिडियम कहलाती है जो सुरक्षात्मक आवरण है इसका। और इस पेरिडियम के अंदर की तरफ ढीली परत होती है जो कि बंध्य कवक तंतुओं के द्वारा बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सब हेमेनियम, जो कि एक बंध्य परत है। और इसके अंदर की तरफ फिर एक उर्वर परत होती है जिसको हाइमेनियम के नाम से जानते हैं। और हाइमेनियम में दो घटक होते हैं, एक तो होता है एस्कस और दूसरा होता है पैराफाइसिस। तो एस्कस और पैराफाइसिस जो है ये बिल्कुल खुले वातावरण में, आप लोग देख सकते हो, खुले वातावरण के संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा जो एपोथेसियम है इसके नीचे की तरफ एक व्रंत होता है। तो ये संरचना है एपोथेसियम की। उसके बाद चौथा प्रकार इसमें आता है एस्कोस्ट्रोमा। तो एस्कोस्ट्रोमा में क्या होता है? इसमें एक उत्तक होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंदर गुहाओं का निर्माण हो जाता है और इन गुहाओं को नाम दिया जाता है कोष्ठक। अब इन कोष्ठकों के अंदर जो एस्कस और पैराफाइसिस हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक उत्तक है जिसका नाम हमने रखा है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर गुहाओं का निर्माण हो जाता है, इस तरह से अंदर की तरफ धंसने से गुहाओं का निर्माण हो जाता है जिसको हम कोष्ठक नाम देते हैं। अब इन कोष्ठकों के अंदर एस्कस और पैराफाइसिस जो हैं वो सुरक्षित रूप से उपस्थित रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एस्कोस्ट्रोमा। अब ये हमें किसमें देखने को मिलता है? उदाहरण की अगर अपने बात करें तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंदर एक उपवर्ग आता है लोक्यूलो एस्कोमाइस्टिडी। तो इस वर्ग के कवकों में हमें एस्कोस्ट्रोमा प्रकार की एस्कोकार्प जो है वो देखने को मिलती है।